सबसे परिचय निजी नहीं है, मैं नाम नहीं जानता हूं सबका। और जो विद्यार्थी इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, ये व्यवस्था बाहर देख के मुझे लगा कि आपको आईपीएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप लोग तो पहले से वो सारी ट्रेनिंग अपने अंदर लेके बैठे हैं। इसे आईपीएस की भाषा बंदोबस्त कहते हैं। किसी बड़े प्रोग्राम को मैनेज करना, सुरक्षा से लेकर हर चीज को ठीक से देखना, तो ये सब तो आप लोग पहले से कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी बड़ी चुनौती के सामने आपको परेशानी आने वाली है नहीं। शुरुआत में जो आपने कविता का जिक्र किया, संयोग से वो मेरी सबसे प्रिय कविता भी है। श्रीकांत वर्मा हिंदी के एक बहुत ही महान कवि हुए। 1980 के दशक में उनकी मृत्यु हुई अमेरिका में कैंसर से लड़ते हुए। और जो सबसे अच्छी कविता वो लिख के गए, और मुझसे कोई पूछे कि मैं क्योंकि साहित्य का व्यक्ति हूं और सैकड़ों कविताएं तो मुझे कम से कम याद होंगी ही, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कविताएं सुनने का, पढ़ने का, याद करने का। पर यदि कोई मुझसे पूछे कि मुझे अगर एक कविता चुननी हो जो सबसे गहरे स्तर पर मुझे प्रभावित करती रही है, तो वो वही कविता है जिससे आज के कार्यक्रम की शुरुआत इस बच्चे ने की। चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। पहले मैं झुलसा चिटकने लगा, चाहता तो कराह सकता था, मगर कैसे कराह सकता था, जो कराहेगा कैसे निभाएगा। और ये कविता कई ऐसे संदर्भों को लेकर आगे बढ़ती है, और हर संदर्भ में जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू हमारे सामने आता है। मुझे खुशी है कि इस कॉलेज ने मुझे जिस विषय पर बात करने के लिए बुलाया है वो विषय भाषा का विषय है। भाषा को लेकर मेरी राय का जिक्र परिचय में हुआ ही है। मैं ये मानता हूं कि हर भाषा आत्मा की भाषा नहीं होती है, भाषाओं के बहुत सारे काम होते हैं। अंग्रेजी भी मेरे लिए बड़ी प्रिय भाषा है, हिंदी प्रिय भाषा है, सारी भाषाएं प्रिय हैं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो किसी एक से प्रेम करने के लिए बाकी से नफरत करना पसंद करता हूं। मैं सबसे प्रेम करना पसंद करता हूं, और उसमें हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो जो प्यार माँ से होता है वो हिंदी से है। ये कहने में मुझे दुनिया के किसी भी मंच पर ना संकोच है, ना झिझक है, ना कोई भय है। तो हिंदी मेरी माँ है, और माँ के मामले में न समझौते होते हैं, न चयन की सुविधाएं होती हैं, न चयन की जरूरत होती है। पर हिंदी मेरी माँ है का मतलब ये नहीं है कि तेलुगु मेरे दुश्मन है, या कि उर्दू मेरे दुश्मन है, या अंग्रेजी मेरे दुश्मन है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप भी एक ऐसा मिजाज लेकर आगे बढ़ें कि हम एक भाषा को सम्मान की निगाह से देखें और उसी तेवर से बाकी भाषाओं को अपमान की निगाह से देखें। ऐसा बिल्कुल मैं चाहता हूं, मैं तो नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी ना करे, आप भी ऐसा ना करें। संस्कृत मेरी परनानी है। संस्कृत की बेटियां अपभ्रंश हुई, प्राकृत हुई। उनकी बहुत सारी बेटियों में एक बेटी का मैं बच्चा हूं, उसका नाम हिंदी है। उसी अपभ्रंश प्राकृत की बहुत सारी बेटियों में मराठी भी है, गुजराती भी है, पंजाबी भी है, बांग्ला भी है, असमिया भी है, ओडिया भी है। और उसी नानी के पड़ोस के परिवार की और जो बच्चियां हैं उनमें तेलुगु, तमिल और मलयालम, कन्नड़, ये सब भाषाएं भी हैं। और इन नानी के समय में इन सब भाषाओं में बहुत अपनत्व था, बहुत सहयोग था। आज हम कितनी भी दूरी महसूस करें, हमारी नानी के जमाने में इनमें बहुत लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ। और इसलिए जब आप मलयालम सीखेंगे या तमिल सीखेंगे तो आप बड़ा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई बार संस्कृत के शब्द एज इट इज आपको उन भाषाओं में मिलते हैं, और आपको समझ में आता है कि एक पीढ़ी का अंतर नहीं है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो कई पीढ़ी पीछे हमारी बड़ी गहरी दोस्ती रही है, ताल्लुकात रहे हैं। और इसलिए जब भाषा के प्रश्न पर मुझे कोई बोलने को कहता है, मुझे लगता है कि ये शायद दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अलग बात है कि आजकल हम इसको एक हल्का सवाल मान लेते हैं, पर मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्यों है। हिंदी दिवस के दिन एक परंपरा है कि हम आमतौर पर भावनात्मक मुहावरों से बात करते हैं। आज सुबह से मेरे पास 8-10 मैसेज आ चुके हैं जिन सब में एक वाक्य लिखा है कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। हर साल ये मैसेज आता है, अच्छा मैसेज है, पढ़ के अच्छा लगता है। पर मैं चाहता हूं कि हिंदी समाज हिंदी माथे की बिंदी से आगे बढ़कर कुछ और मुद्दों पर बात करे। केवल उन भावनाओं में डूब के बात करना काफी नहीं है, उससे कुछ आगे निकलना जरूरी है। मैं आपको 2 कहानियों से बात शुरू करता हूं ताकि आप समझ सकें कि यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। एक किताब जो पिछले 15-20 साल में दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक बनी, उसका नाम सेपियंस है, आपने शायद सुना होगा। मैं हिंदी के बच्चों से कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास अपना बनाएं। हिंदी के समाज से मुझे गंभीर शिकायत है कि हम लोग पढ़ते कम हैं, हम लोग
भावनाओं में ज्यादा बहते हैं, पढ़ने की आदत हमें कम है। और आज के जमाने में जब दुनिया की हर अच्छी किताब हिंदी में भी उपलब्ध है तो हिंदी में ही पढ़िए, लेकिन कम से कम पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से अच्छा कुछ नहीं है। एक किताब पढ़ने का मतलब किसी एक व्यक्ति के जीवन के 40-50 साल के निष्कर्षों को 3 दिन में समझ लेना, और आप 50 साल मैच्योर हो जाते हैं 3 दिन में केवल एक अच्छी किताब पढ़ लेने से। बहरहाल, सेपियंस किताब मानव जाति का इतिहास है। ये भारत का इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास नहीं है, मानव जाति का इतिहास है। माना जाता है कि 1400 करोड़ साल पहले बिग बैंग हुआ, जहां ये पृथ्वी पहली बार बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। 450 करोड़ साल पहले पहली बार जीवन अस्तित्व में आया, अमीबा आया। उसके बाद लंबे समय तक खूब घटनाक्रम होते गए। हम कहीं नहीं थे उस समय। 3 लाख साल के आसपास पीछे जाएं तो एक परिवार पैदा हुआ जिसको होमो कहते हैं। होमो का मतलब हमारा परिवार। उस होमो परिवार में एक हम हैं, होमो सेपियंस, क्योंकि हम होमो परिवार में सेपियंस नाम की शाखा हैं। उस परिवार में और भी शाखाएं थी। निएंडरथल एक बहुत प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का नाम सुना होगा, होमो इरेक्टस का नाम सुना होगा। ये सारे के सारे वो जीव थे जो होमो सेपियंस के आमने सामने जिंदा थे और संघर्ष में थे। चुनौती ये थी कि अंत में इनमें से कौन जीतेगा। ये व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं था कि ये सारे साथ साथ चल सके। ये बात सुनने में अच्छी लगती है कि सब साथ साथ चले, पर इवोल्यूशन की हिस्ट्री में बहुत व्यावहारिक नहीं होता है। एक सवाल यह भी था कि होमो परिवार का कोई प्राणी क्या चिंपैंजी को, बंदर को, इन सबको हरा पाएगा, क्योंकि उस समय तक ये सारी स्पीशीज लगभग बराबर संघर्ष में चल रही थी। आज से 70,000 साल पहले तक ये सब यूं ही चल रहा था, और फिर एक घटना घटी। उस घटना को सेपियंस किताब के लेखक ने, जिनका नाम युवाल नोआ हरारी है, उन्होंने संज्ञानात्मक क्रांति या कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का नाम दिया, और यह घटना 40,000 साल तक चलती रही। और इस बात पर बड़ा गहरा विचार किया कि क्या वजह थी कि होमो सेपियंस जिंदा रहा, निएंडरथल मर गया। हम मानते हैं कि निएंडरथल वो है जो यूरोप की आज की जो स्पीशीज है उसका पूर्वज था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मर गया, इरेक्टस मर गया, और जितने परिवार के जंतु थे वो सब मर गए, और होमो सेपियंस इन सबसे कमजोर होने के बावजूद बच गया और इतना सफल भी हो गया। निएंडरथल के बारे में उसने लिखा कि अगर आमने सामने आ जाएं तो निएंडरथल होमो सेपियंस को मार मार के अधमरा कर सकता था, वो इतना ताकतवर था। उसके बाद भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? और तब आता है वो सिद्धांत जो आज की इस डिस्कशन की शुरुआत का बिंदु है। होमो सेपियंस इसलिए जिंदा रहा क्योंकि उसके पास भाषा की क्षमता थी। भाषा की क्षमता बाकियों के पास भी थी, चिंपैंजी के पास भी है, बंदर के पास भी है, पर बंदरों पर खूब प्रयोग हुए। बंदर हो, अन्य स्पीशीज हो, तोता हमसे ज्यादा ध्वनियां बोल सकता है, हमसे ज्यादा। इसके बाद भी तोता सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो उतना सोच नहीं पाता है। चिंपैंजी की भाषा, बंदर की भाषा, निएंडरथल की भाषा सीमित भाषाएं थी। वो एक आवाज में पूरा एक वाक्य बोलते थे, और ऐसे प्रयोग आज भी होते हैं। अगर आप जंगलों की आवाजें सुनेंगे तो बंदरों की एक आवाज का मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे एक आवाज का मतलब है कि शेर आया, जैसे एक बंदर आवाज निकालेगा सारे बंदर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। फिर दूसरी आवाज का मतलब होगा शेर चला गया, वो सुन के सब उतर जाएंगे नीचे। भाषा वैज्ञानिकों ने वो आवाजें रिकॉर्ड कर ली और एक बार अच्छे म्यूजिक सिस्टम से एक जंगल में जाके आवाज प्ले कर दी, शेर आया, और वो आवाज सुनते सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और फिर आपस में देख रहे थे किसने बोला, और 10-15 मिनट के बाद दूसरी आवाज प्ले की, शेर चला गया, सारे बंदर नीचे उतर गए। एक आवाज, एक वाक्य। इंसान की भाषा की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो डिस्क्रीट भाषा है, विविक्त भाषा है। इसका मतलब यह है कुछ 25-30 ध्वनियों से, 50 ध्वनियों से हम अरबों शब्द बना सकते हैं, और अरबों शब्दों से खरबों वाक्य बना सकते हैं। इतनी लचीली भाषा हमारी है जिसमें किसी भी बात को कहने के 50 तरीके हमारे पास हैं, और ये तरीके इस संसार में किसी और स्पीशीज के पास नहीं है। इसीलिए होमो सेपियंस बन पाया। और आज अगर हम जिंदा हैं, आज हम चिंपांजी से बेहतर हैं, गोरिल्ला से बेहतर है, बंदर से बेहतर हैं, और होमो इरेक्टस से बेहतर है, निएंडरथल से बेहतर हैं, जिंदा हैं,
तो इसकी मूल वजह है हमारी भाषा की क्षमता। जो चीजें मुफ्त में मिलती हैं उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। भाषा ऐसी एक चीज है, मुफ्त में मिल जाती है तो हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही है। लेकिन जब आप इस नजरिए से समझेंगे कि भाषा ही वो चीज है जो हमें मनुष्य बनाती है, तो शायद इस बात का महत्व ज्यादा अच्छे से हम समझ पाएंगे। भाषा को लेकर झगड़ा जो आज के समय में है, हम आज हिंदी की बात कर रहे हैं, किसी और कोने में कोई किसी और भाषा की बात कर रहा होगा। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया में एक ही भाषा होती? ऐसा क्यों है कि भाषाएं बहुत सारी हैं? ना बहुत सारी भाषाएं होती ना झगड़े होते, सब एक ही भाषा बोल रहे होते। सोचने में कितना अच्छा लगता है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो यहूदियों का बाइबल का हिस्सा है उसमें कहानी आती है, उसको बोलते हैं बेबीलोनिया की या बाबिल की कहानी। कहानी यह है कि एक बार ईश्वर ने, यहूदियों के ईश्वर याहवे ने, जब देखा कि मनुष्य बहुत पाप कर रहे हैं तो उसने बहुत तेज बाढ़ पैदा की। ये वही बाढ़ है जो आपने आज से 10 साल पहले एक फिल्म 2012 में देखी होगी। ये उसी बाढ़ की कहानी है। इतनी ज्यादा बाढ़ की सारी इंसानी सभ्यता नष्ट हो जाए क्योंकि ये लोग इतने पापी हैं, और ईश्वर को यह लगा कि मैंने गलती कर दी इन लोगों को मनुष्य बना के, इनके तो पाप खत्म नहीं होते हैं। नाराज होकर उसने सारी सभ्यता को विनाश करने के कगार पे खड़ा कर दिया। हम भारतीय सभ्यता में प्रलय की कल्पना करते हैं, कुछ कुछ वैसी कल्पना वहां पर एक बाढ़ की कल्पना है। और तब ईश्वर को यह भी लगा कि अगर सारे खत्म हो जाएंगे तो सृष्टि बनाने का जो पर्पस था वो खत्म हो जाएगा। तो ईश्वर ने अपने एक नबी को भेजा जिनका नाम था नूह या नोआह। ये युवाल नोआह हरारी के बीच में भी जो नाम है नोआह, ये वही नोआह नाम है। और उनसे कहा कि तुम जाओ, जितनी भी स्पीशीज है उन सब की एक एक पेड़ को बचा लो ताकि सभ्यता को फिर से शुरू कर सके। तो नोआह ने एक जहाज का निर्माण किया, पानी के जहाज का निर्माण किया, सारी स्पीशीज के एक एक पेड़ को उस पर रखा, अपने परिवार को रखा और बाढ़ से बचा लिया। और उसके बाद नई सभ्यता शुरू हुई। और जब नई सभ्यता शुरू हुई तो बेबीलोनिया के राजा के मन में एक विचार आया कि अगर हम एक इतनी ऊंची मीनार बना लें कि किसी भी बाढ़ में हम डूबे ही नहीं तो चिंता खत्म हो जाएगी। तो बाबेल नाम के स्थान पर, बेबीलोनिया का एक स्थान था, एक टावर बनना शुरू हुआ। यह बाइबल में जेनेसिस की कहानी है। टावर बनने लगा, काफी ऊंचा बन गया। और बनते बनते ईश्वर को यह लगा कि ये मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है क्योंकि मैं बाढ़ ले आऊंगा, उससे बचने के लिए ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो ईश्वर ने क्या किया, एक कमाल कर दिया। उसने उस टावर पर काम करने वाले व्यक्ति और बाकी व्यक्तियों को भाषाओं में बांट दिया ताकि वो एक दूसरे की बात ना समझ सके। और एक कहानी चलती है कि अगर आप चाहते हैं कि सारे मनुष्य एक ना हो तो उनको भाषाओं में बांट दीजिए। और उसके बाद से आज तक सारे मनुष्य आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यह कहानी ऐतिहासिक रूप से कितनी सही है मुझे नहीं पता, मिथक है, धर्म की बात है, पर ऐसी कहानियां इसी कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत काम की कहानियां होती हैं। और जब मैं भाषा के प्रश्न को देखता हूं तो मैं दो नजरियों से देखना पसंद करता हूं। पहली बात, भाषा वो है जो हमें मनुष्य बनाती है। और इस संसार में जहां 3 ट्रिलियन या 1 ट्रिलियन स्पीशीज संघर्ष करती हैं, उनमें हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। और दूसरा, भाषा वो संरचना है जो दुनिया को बांटती है, और क्योंकि बांटती है तो बहुत सारे संघर्षों को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि धर्म बहुत ताकतवर है, जाति बहुत ताकतवर है। मेरी नजरिए में भाषा सबसे ताकतवर है। अगर धर्म बहुत ताकतवर होता तो पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश की जरूरत क्यों पड़ती? मुसलमानों के लिए नया देश चाहिए तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में मुसलमान ही तो थे। अंतर क्या था कि एक तरफ के मुसलमान उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, एक तरफ के मुसलमान बांग्ला बोलते हैं। बांग्ला भाषी मुसलमान उर्दू भाषी मुसलमान के साथ एक नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको नए देश की जरूरत है। और बांग्लादेश इसलिए बना। आप श्रीलंका के झगड़े को कितना भी हिंदू और बौद्ध झगड़ा कह लीजिए, दरअसल वो तमिल और सिंगली भाषाओं का झगड़ा है। ये जो भाषाओं के झगड़े हैं, और भाषाओं का एक अस्तित्व होता है, जैसे मनुष्यों के जीवन में वक्र है, कभी सफल कभी विफल, ऐसी भाषाओं का जीवन होता है। आज से 300 साल पहले ब्रज भाषा का जो जोर था, कोई सोच सकता था कि 300 साल बाद उसका नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं? ब्रज भाषा के नाम में भाषा है, वो बोली बन गई, और खड़ी बोली के नाम में बोली है, वो भाषा बन गई। तो इतिहास के दौर की बात है।
इतिहास का कौन सा दौर किस भाषा को कहां से कहां उठा के ले जाएगा। जब पुर्तगाली यूरोप से निकले थे दुनिया पर कब्जा करने के लिए, उन्हें लगता होगा कि पुर्तगाली दुनिया की महान भाषा बनेगी। बाद में फ्रांसीसियों ने, हॉलैंड के डच लोगों ने, अंग्रेजों ने आपस में झगड़े किए, फ्रेंच लोगों ने झगड़े किए। उन झगड़ों में संयोग से अंग्रेजी जीत गई। और क्योंकि अंग्रेजी जीत गई, क्योंकि अंग्रेजी का असर भारत पे पड़ा, अंग्रेजी का असर अमेरिका पे पड़ा, अंग्रेजी का असर अफ्रीका पर ज्यादा पड़ा, इसलिए आज अंग्रेजी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध भाषा है, प्रचलित भाषा है। ऐसा थोड़ा है कि अंग्रेजी बहुत महान भाषा है, भाषाएं सारी महान है। और अगर तकनीकी तौर पे देखें तो हिंदी भाषा वैज्ञानिक तौर पर अंग्रेजी से बेहतर भाषा है। केवल शब्दावली के अभाव को पीछे छोड़ दें, चाहे वो ध्वनि का मामला हो, फोनेटिक्स का मामला हो, सिंटेक्स का मामला हो, भाषा विज्ञान के किसी भी स्तर पर देखें तो हिंदी अपनी वैज्ञानिकता में अंग्रेजी से कहीं भी कम नहीं है, कई मामलों में बेहतर है। इसलिए कौन सी भाषा का कितना राज होने वाला है, यह बात तय होती है केवल इस बात से कि उस भाषा के समाज की दुनिया पर क्या पकड़ है, कौन उपनिवेश की भाषा बनी, कौन साम्राज्य की भाषा बनी, किस भाषा में ज्यादा विकास हुआ, किस भाषा में कम विकास हुआ। संयोग की बात है कि आज हम एक ऐसी दुनिया में है, ग्लोबल दुनिया में, जहां अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी से दिक्कत ना आपको होनी चाहिए ना मुझे होनी चाहिए। हम हर भाषा का सम्मान करें, उससे फायदा उठाएं, सीखें, अपने काम का लाभ लें। पर मैं अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने बहुत सारी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में की है और मैं अंग्रेजी में लगभग उतना सहज उतना हिंदी में हूं, तो मुझे इस बात की खुशी है। मुझे चिंता केवल तब होती है जब भारत में होते हुए कोई मुझसे यह उम्मीद करता है कि मुझे हिंदी बोलने में शर्म होनी चाहिए। चिंता केवल तब होती है भारत में होते हुए मैं अपनी भाषा बोलूं, अपनी भाषा बोलने मुझे काहे की शर्म होनी चाहिए। मैंने जिन जिन देशों की यात्रा की, आज दुनिया के हर देश पर दबाव है कि अंग्रेजी सीखे, और वो दबाव इसलिए कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अंग्रेजी में चीजें ज्यादा उपलब्ध हैं, स्वाभाविक सी बात है। पर मैंने कभी हॉलैंड में किसी व्यक्ति को डच भाषा की तुलना में अंग्रेजी को महत्व देते हुए नहीं देखा। वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप किसी फ्रेंच व्यक्ति से बात करें, आप इजराइल के किसी व्यक्ति से बात करें, जहां भाषा के सम्मान की बात आएगी वो अंग्रेजी का नाम तक नहीं लेंगे। जहां पढ़ने की बात आएगी, सीखने की बात आएगी, फायदा उठाने की बात आएगी, निश्चित तौर पे सीखेंगे, क्योंकि उस भाषा से उनको फायदा होता है। और आज की जो बातचीत हमारी होने वाली है वो कुछ कुछ उसी तौर पे होने वाली है कि आज हमारी क्या स्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, क्या बहुत डरने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं कि हम बिना बात के खौफ में हों, और मुझे लगता है कि हम बिना बात के खौफ में ज्यादा रहते हैं। और जब मैं हिंदी की बात सोचता हूं और मिरांडा हाउस के संदर्भ में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि हिंदी की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसी द टेम्पेस्ट नाटक की नायिका मिरांडा की थी। जब मॉरिस ग्वायर साहब ने इस कॉलेज की स्थापना की और इसका नाम मिरांडा हाउस रखा, तो उनसे कई लोगों ने पूछा, वो उस समय डीयू के वाइस चांसलर भी थे, भारत के चीफ जस्टिस भी थे उस समय। तो जब भारत आजाद हो गया और वो चले गए यहां से, 1952 में उन्होंने एक बात की व्याख्या की कि मैंने इस कॉलेज का नाम मिरांडा क्यों रखा। 3 वजह बताई। एक वजह बताई कि एक फिल्म की हीरोइन मुझे बहुत प्रिय है, उसका नाम मिरांडा है। एक कहा कि मेरी बेटी का नाम मिरांडा है। लेकिन जो असली वजह मुझे लगता है तीसरी उन्होंने बताई, वो ये थी कि शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट में जो एकमात्र महिला कैरेक्टर मंच पे आती है उसका नाम भी मिरांडा है। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मिरांडा हाउस में पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी व्यक्ति बने। वो व्यक्ति आप मती बनिएगा, अब तो उसका महत्व रहा नहीं है, उस दौर में उसका महत्व था। कुछ कुछ छायावाद की श्रद्धा जैसी लड़कियां होती हैं, वो जो एकदम भारतीय किस्म का मिजाज नहीं होता है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ त्याग करने के लिए पैदा हुई हूं। कुछ कुछ वैसा मिजाज उस लड़की का है, मिरांडा का। उस नाटक में एक बड़ी खास बात है, मिरांडा बहुत योग्य लड़की है, उसकी समझ बड़ी गहरी है, पर वो अपने पिता और अपने होने वाले पति, प्रोस्पेरो उसका पिता है, फर्डिनेंड उसका होने वाला पति है, वो उन दोनों के इतने कंट्रोल में है कि वो खुद को डिफाइन उन्हीं के नजरिए से करती है। बहुत योग्य होने के बावजूद उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। अपने जीवन के फैसले वो अपने आप लेने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अंत में लगता है कि फर्डिनेंड का फैसला उसने खुद किया है, पर आप ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि वो फैसला भी उसके पिता ने ही करवा दिया है। और वो बेचारी इतनी कमजोर अपने आप को महसूस करती है। हिंदी की एक फिल्म में एक गीत आया था, एक पत्नी है जो अपने पति से बहुत प्रेम करती है, सुंदर नहीं है, पति उससे प्रेम नहीं करता है, पति कहीं और प्रेम करता है। तो वो लड़की, फिल्म का नाम था नसीब अपना अपना, एकदम समझ लीजिए कि मिरांडा ही उससे बोल रही है, एकदम मिरांडा का भारतीय संस्करण है। और वो अपने पति के बारे में एक वाक्य बोलती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है।
ये उस जमाने में चलता था। आज के जमाने में तो पत्नियां पति का हिसाब बराबर कर देती है अगर कोई ऐसा करे तो, लेकिन उस जमाने में ऐसी हरकतें होती थी। और टेम्पेस्ट की नायिका मिरांडा अपने प्रेमी से, फर्डिनेंड से कह रही है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी दासी हूं। तुम मुझे किसी भी रूप में रखो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी दासी बन के रहूंगी, नौकरानी बन के रहूंगी। और इस बात पे 16वीं सेंचुरी का ब्रिटिश समाज पागल हो गया कि लड़की हो तो ऐसी, बीवी हो तो वैसी। कुछ कुछ वैसा ही जैसे भारतीय परंपरा में छायावाद में श्रद्धा जैसी नारियां हमें दिखती हैं, जो केवल देने की बात करती हैं, अपने हक की बात बिल्कुल भूल के भी नहीं करती हैं। हिंदी की स्थिति कुल मिला के मिरांडा जैसी है। आपको जब भी समझना हो कि हमारी भाषा किस हालत में है, तो हमारी भाषा द टेम्पेस्ट की मिरांडा की हालत में है।